Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 4 biology FSC part 1. The topic is plasma membrane or cell membrane. बच्चे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि सेल जो है वो लाइफ का सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है, क्योंकि बच्चे लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ और उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे सेल पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से इसको लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट कंसीडर किया जाता है। सेल के बच्चे हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। सबसे पहला हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेकंड इसका जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। थर्ड इज साइटोप्लाज्म। आज के लेक्चर में बच्चे हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बच्चे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन्स में डिफरेंस बता दूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की। लेकिन अगर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन नहीं मेम्ब्रेन्स आ जाए, तो वो सेल की ओवरऑल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको हम कहते हैं। जैसे सेल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है और सेल के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी अगर हम ओवरऑल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो उनको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और मेम्ब्रेन्स का, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है, जिसने पूरे ऑर्गन्स को कवर किया होता है। लेकिन अगर मेम्ब्रेन्स की बात आ जाती है तो वो सेल की ओवरऑल जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। एनिमल सेल की सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट के केस में बात करते हैं तो प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। बीनीथ द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्लियर? इसके अलावा जो हमारे पास फंगल होती है और बैक्टीरियल सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, उनकी भी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई है। तो इसके हमारे पास 3 मेजर मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होता है ये मेम्ब्रेन्स के अंदर 60 to 80% होता है, और जो लिपिड्स होते हैं ये 20 to 40% होते हैं। और लिपिड्स की कौन सी फॉर्म होती है? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट होती है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स की निस्बत कम पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिस्ट ने काम किया, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। उस काम के बाद क्या हुआ कि इसके जो है हमारे पास 2 मॉडल पेश किए गए हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनके बारे में बच्चे आप लोग 9th क्लास में ब्रीफ पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल था बच्चे ये सबसे पहले मॉडल पेश किया गया था, ठीक है। इस मॉडल को कई जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें बताई जा रही थी प्रोटीन्स के हवाले से, लिपिड्स के हवाले से, तो उसको साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। इस वजह से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो इसके अंदर प्रोटीन्स की और जो लिपिड्स की अरेंजमेंट थी जो बताई गई थी, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने इस मॉडल को जो है वो सपोर्ट भी किया, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें फ्लोट कर रही थी, ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एक्सेप्टेड मॉडल है। अब हम इसको 1 by 1 स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया था सबसे पहले दानियल, डेवसन और रॉबसन। ये 3 साइंसदान हैं जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर बिटवीन 2 प्रोटीन्स लेयर।
इसका क्या मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर के अंदर लिपिड की 2 लेयर मौजूद हैं और वो जो लिपिड बाइलेयर है वो कहाँ मौजूद है, प्रोटीन्स लेयर्स के दरमियान। मीन्स इसका क्या है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की जो है जगह होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। मीन्स जो लिपिड्स होते हैं वो हमेशा दरमियान में होते हैं और जो प्रोटीन्स होती हैं ये लिपिड की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। इसकी आउटर सरफेस और इसकी जो इनर सरफेस होती है वहाँ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक सैंडविच। ठीक है, तो क्या किया गया कि जब ये मॉडल पेश किया गया तो काफ़ी ज़्यादा जो बायोलॉजिस्ट काम कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उन्होंने इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उनकी जगह फिक्स नहीं होती, वो कहीं भी सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी फ्लोटिंग हो सकती है। इस वजह से इस जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को वो रिजेक्ट कर दिया गया था। ये बच्चे हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और इनके दरमियान में क्या मौजूद है, लिपिड बाइलेयर है। ये एक लिपिड की ये लेयर है और एक ये है, जिसकी वजह से इसको कहा गया है कि ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोटीन्स लेयर्स, बिटवीन 2 प्रोटीन्स लेयर। ठीक है, एक इसकी आउटर लेयर होती है और एक इसकी इनर लेयर होती है, जहाँ क्या मौजूद होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इनके दरमियान में फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है। अब जो फॉस्फोलिपिड होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक इसका हेड वाला पोर्शन होता है और इसका एक टेल वाला पोर्शन होता है। हेड जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो टेल्स होती हैं ये फैटी एसिड से बनी होती हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। क्लियर, हाइड्रोफोबिक मीन क्या है कि ये वाटर को रिपेल करती हैं। तो ये हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो सिंगर और निकोलसन ने किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन्स लेयर। इसका क्या मतलब है कि जो लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, वो सैंडविच नहीं होती बिटवीन 2 प्रोटीन्स लेयर। जैसे अभी आप लोगों ने यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है, ये चीज़ बच्चे दोनों में कॉमन आ रही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था कि वहाँ प्रोटीन जो थे वो लिपिड बाइलेयर की अपर और लोअर सरफेस में मौजूद थे, उनके दरमियान में वो मौजूद नहीं थे। लेकिन ये जो हमारे पास मॉडल है ये क्या कहता है कि जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच नहीं होता, बल्कि जो प्रोटीन्स होती हैं ये लिपिड बाइलेयर के अंदर इम्बेड हुई होती हैं। ठीक है, इनकी कोई स्पेसिफिक या इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती। ठीक है, इसके बच्चे नाम से पता चल रहा है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है कि ये फ्लोटिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये फ्लोट कर सकती हैं, कहीं भी ये मूव कर सकती हैं। मोज़ेक इरेगुलर इन शेप होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्लियर। अब बच्चे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बाद इसको जो है एक्सप्लेन किया गया, इसको ये प्रपोज किया गया। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या था, according to this model the proteins layers are not continuous and are not confined to the surface of the membrane but are embedded in the lipid layers in a mosaic manner। इसके अंदर जो प्रोटीन्स लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो किसी सरफेस के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि वो लिपिड बाइलेयर के अंदर मोज़ेक मैनर, इरेगुलर मैनर के अंदर इम्बेड हुई होती हैं। ठीक है, उनके दरमियान में वो मौजूद होती हैं, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब बच्चे जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पेश किया गया तो काफ़ी ज़्यादा जो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इसको जो है एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसको जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब भी जो हम मॉडल पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। ठीक है, अब बच्चे ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं लिपिड्स को। ये जो आप लोगों को ब्लू कलर की यहाँ नज़र आ रही हैं ये क्या है, लिपिड हैं। लिपिड बाइलेयर है, एक लेयर इसकी ऊपर मौजूद है और एक ये नीचे हैं। और ये जो हमारे पास आपको पर्पल कलर की यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं, ये इनके दरमियान में होती हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात की है कि ये इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं होती, बल्कि ये इनके दरमियान में इम्बेड हुई होती हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन इसके सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, कुछ इनके दरमियान में इम्बेड हुई होती हैं, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और ये हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब मिलते हैं प्रोटीन्स के साथ तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स बच्चे हमारे पास एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है। कंजुगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन।
जब एक कार्बोहाइड्रेट और जो हमारे पास प्रोटीन मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि कहते हैं कि इनसाइड द जो होती हैं लिपिड बाइलेयर के जो अंदर वाली साइड पे होती हैं उनको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स। ये भी कम्बिनेशन किस चीज़ का है, कार्बोहाइड्रेट्स का और लिपिड्स का। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। क्लियर। और उसके बाद बच्चे ये आप लोगों को जो ग्रीन कलर के यहाँ नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन, जो कि मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो येलो कलर का जो पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर बच्चे कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं और इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी करते हैं। ठीक है, ये डुअल इन नेचर होता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास आप लोगों को ये जो येलो कलर के नज़र आ रही है कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली। ठीक है, जब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो है पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करता है, इसको रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब बच्चे इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक इसकी जो सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, जो इसके किनारे के ऊपर ये जो हमारे पास क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि ये किनारों के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और जो इनके दरमियान में पाई जाती हैं इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और या हम इसको कह सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसका फंक्शन आ जाता है वो है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है कि परमिशन देना डिफरेंट मटेरियल्स को कि वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला जो फंक्शन क्या होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये चीज़ों को सेल के अंदर और बाहर मूव करवाती है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एज अ बैरियर के तौर पर काम करती है कि सेल के अंदर के और जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके दरमियान में ये एज अ बैरियर के तौर पर काम करती है और ये सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है, जिसकी वजह से हम इसको सिलेक्टिव परमिएबल या पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके दो तरह के नाम हैं, एक है हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्शियल, कि इस अपने अंदर से ये सिलेक्टिव चीज़ों को, उन चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है जिसको ये इजीली अपने अंदर से क्रॉस करवा सकती हो। वो कौन से हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, इट अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास, कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से इजीली पास नहीं होते। अब हम देख लेते हैं कि किन चीज़ों को ये अपने अंदर से पास होने देती है। लिपिड सोलबल सब्सटेंस जो होते हैं ये इजीली इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। लिपिड सोलबल क्या है कि वो लिपिड जो कि पानी के अंदर सोलबल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि सोलबिलिटी की वजह से इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास हो जाते हैं। और कुछ हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे गैस है और वाटर हो जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये भी हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली क्या करते हैं कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। ये बच्चे इसका जो है वो मेजर फंक्शन है, ये सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देगी। ठीक है, ये बच्चे आप लोगों को जो है मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो अभी आप लोगों ने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, ये इसके अंदर लिपिड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि चीज़ों की जो मूवमेंट इस प्रोटीन्स के थ्रू हो रही होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि बच्चे जो चीज़ें होती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करती हैं, और वो कहाँ से मूव करती हैं, स्पेशल प्रोटीन के थ्रू, उनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास जो होते हैं प्रोटीन्स के जो हैं डिफरेंट चैनल्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इन चैनल्स के थ्रू क्या हो रहा होता है, मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल। क्लियर। और इस कैरियर प्रोटीन्स के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफिजन कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है चार्ज आयंस।
अब हमने देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर से पास नहीं होने देती। तो जो चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, ये चार्जिंग की वजह से क्या होते हैं, हैवी होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन होती है ये अपने अंदर से इसको पास नहीं होने देती। इनको पास होने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसके बाद हमारे पास है मैनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड एंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बच्चे जो इसके अंदर सेल्स होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट जो इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं दो हमारे पास ट्रांसपोर्ट, एक आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक आती है एक्टिव। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होती है ये खुद ब खुद होती है, ठीक है, इसके लिए एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। और जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, ये एंगेज कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ों को गुजरने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। वो हम देख लेते हैं इनको, हम के इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पैसिव मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कि पैसिव मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, कि जिस जगह पे कंसंट्रेशन हाई होगी और हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। इसके अंदर बच्चे हमारे पास आ जाती है एग्जांपल डिफ्यूजन की और ऑस्मोसिस की। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास अलोंग द कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, चीज़ें ऊपर से नीचे मूव करती हैं, और जब ऊपर से चीज़ें नीचे मूव करती हैं तो उनको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे बच्चे मैं आप लोगों को बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास में अगर आप रोल नंबर 1 पर आना चाहते हैं, लास्ट रोल नंबर से 1 पे आना चाहते हैं, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जब आप ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो आपको इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप आराम से 1 रोल नंबर से लास्ट रोल नंबर पर ईजिली चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लास्ट रोल नंबर से फर्स्ट रोल नंबर तक आना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो जो जब एनर्जी लगाना पड़ती है तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव मूवमेंट। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, एक्टिव मूवमेंट भी होती है और पैसिव मूवमेंट भी होती है। एक्टिव मूवमेंट क्या होती है कि ये एरिया ऑफ लो टू हाई, कि जब नीचे से ऊपर चीज़ें जाती हैं तो उनको जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। उसके बाद हमारे पास पैसिव मूवमेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि चीज़ें हाई से लो की तरफ जाती हैं और इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो खर्च नहीं होती, ठीक है, ये खुद ब खुद चीज़ें मूव करती रहती हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उसके बाद बच्चे हमारे पास है साइटोसिस। साइटोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। के सेल के अंदर वो मूवमेंट जो कि वैक्यूल्स के थ्रू हो रही होती है उसको हम साइटोसिस कहते हैं। साइटोसिस की हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस और एक है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सोसाइटोसिस को। एक्सोसाइटोसिस के नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक्सो आउटसाइड एंड साइटोसिस सेल, कि इसके अंदर जो मटेरियल्स की मूवमेंट हो रही होती है वो सेल से बाहर की तरफ हो रही होती है, आउटसाइड द सेल। इस मूवमेंट को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये जो बच्चे हमारे पास प्रोसेस होता है इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी होती है, जिसके अंदर एनर्जी लगाना पड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब चीज़ें जो है सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगी तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये बच्चे एग्जाम्पल दिखाई गई है आप लोगों को, ठीक है। डायग्राम के अंदर देखिएगा एक्सोसाइटोसिस के अंदर, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं अंदर से बाहर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं और ये एनर्जी रिक्वायरिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास ये इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका बाहर का इन्वायरमेंट है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, और ये जो इसका अंदर का इन्वायरमेंट है इसको इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। क्लियर। अब बच्चे जो इस सेल के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो एक्स्ट्रा चीज़ों को सेल क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो वो बच्चे बाहर इसको कैसे निकालेगा, सबसे पहले वो सेल की जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो जमा होती जाएंगी, जब वो जमा हो जाएंगी तो वो ऊपर अपना वैक्यूल बना लेंगी, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट जब लिया था इसका, ये साइटोसिस के अंदर जो चीज़ें करती हैं मूव करती हैं वो वैक्यूल्स के थ्रू करती हैं। तो अब ये क्या हो रहा है यहाँ की, यहाँ चीज़ों ने बाहर जाना है, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, एक जगह पे इकट्ठी होंगी, ठीक है। जब इकट्ठी हो जाएंगी तो ये एक वैक्यूल की शक्ल में जो है उसके अंदर
और ये बंद हो जाएंगी। फिर ये मूव करती हुई कहाँ जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन के पास जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, जब इसके साथ ये जो है जुड़ जाएगी, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ओपन होना शुरू हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन के ओपन होने से ये सारी चीज़ें हैं इसको बाहर इजीली पास आउट करवा दिया जाता है, वो चीज़ें जो कि सेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें थी। तो एक्स्ट्रा चीज़ों ने सेल ने क्या करना है, तो सेल उसे क्या करेगा, इसको इजीली बाहर रिमूव आउट कर देगा वेसिकल की फॉर्म में या वैक्यूल की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि एंडो मीन इनसाइड एंड साइटोसिस मीन सेल, कि वो चीज़ें जो कि इनसाइड द सेल मूव करती हैं, उस प्रोसेस को या उस मूवमेंट को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। द प्रोसेस इन विच सेल मेम्ब्रेन्स टेक्स इन मटीरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, कि इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जो मटीरियल जो होता है वो वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर आ रहा होता है। इसके बच्चे हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है फेगोसाइटोसिस और एक हमारे पास होती है पिनोसाइटोसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बच्चे डायग्राम के अंदर देखिएगा कि जो हमारे पास फेगोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस के अंदर जो चीज़ें सेल जो ले रहा होता है वो सॉलिड की फॉर्म में ले रहा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास पिनोसाइटोसिस होती है उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में जो सेल चीज़ें अपने अंदर लेके जाता है उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये देखिएगा बच्चे डायग्राम के अंदर ये आप लोगों को जो एक ओवरव्यू दिखाया गया है कि हमारे पास फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स अगर फूड लेनी हो इसने सेल ने, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसके पास आएगा। इसके पास आने से क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन होगी ये इनवेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसने इनवेज होगा तो ये हमारे पास फूड पार्टिकल्स होगा, ठीक है, ये इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये टोटली इसके अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा, ये एक वेसिकल बन जाएगा, एक वैक्यूल बन जाएगा, उस वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पिनोसाइटोसिस है। तो पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, वो सेल के अंदर आता है बाय द हेल्प ऑफ अ वेसिकल और वैक्यूल, कि वैक्यूल की फॉर्म में उसी तरह जिस तरह यहाँ फूड पार्टिकल्स इस वैक्यूल के अंदर आया, इस मेम्ब्रेन के अंदर आके उसने क्या किया, वैक्यूल और वेसिकल की शक्ल बनाई और फिर वो एंटर हो गया सेल के अंदर। इसी तरह जो पानी है हमारे पास, ठीक है, फ्लूइड वगैरह है जो कि आउटसाइड द सेल मूव कर रहा है, तो वो सेल को चाहिए, तो वो सेल क्या करेगा उसको कि वो इसके अंदर मेम्ब्रेन को पहले इन्वेज करेगा, ठीक है, फिर उसकी वेसिकल की शक्ल बना के सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस को बच्चे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, कि फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको इनगल्फ करता है। इनगल्फ का यहाँ मतलब क्या है कि ईट करना, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स को जब ये खाता है तो इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके अंदर बच्चे एग्जाम्पल आ जाती है अमीबा इनगल्फ पार्टिकल्स बाय सराउंडिंग देम विद सीडोपोडिया, ये जो हमारे पास अमीबा होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में जब एनर्जी को इनगल्फ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बच्चे ये जो है डायग्राम को देखिएगा, ये हमारे पास अमीबा की डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो फूड पार्टिकल जब इसके पास आता है, ये फेगोसाइटोसिस की है, जो इसकी एग्जांपल को गौर से समझिएगा। ये हमारे पास अमीबा की डायग्राम है और अमीबा क्या करता है कि जब इसके पास फूड पार्टिकल्स आता है तो ये इसको इंट्रैप करता है। इंट्रैप ये कैसे करेगा कि ये जो अपनी मेम्ब्रेन है इसको ये इनवेज करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये वेसिकल की थोड़ी थोड़ी शक्ल बनाना शुरू कर देगा जैसे ही इसके पास जो है फूड पार्टिकल आ जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि इसने जो हमारे पास वेसिकल है इसने टोटली जो है इसको फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले गया है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया गया है कि जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो चुका है, ठीक है। और ये हमारे पास फूड पार्टिकल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेज करता है, उसके अंदर वैक्यूल एक वेसिकल बनाता है, इस वेसिकल के थ्रू वो बॉडी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास फूड पार्टिकल इसके अंदर गया है अमीबा के अंदर, उसने उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया है और डाइजेस्ट करके उसने अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लिया है। ये था बच्चे हमारे पास प्रोसेस फेगोसाइटोसिस का। नेक्स्ट हमारे पास है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ लिक्विड,
जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात की कि जो पिनोसाइटोसिस होता है इसके अंदर जो सेल है वो लिक्विड की फॉर्म में फूड लेता है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में अपने अंदर चीज़ों को लेके जाता है। वो वाटर भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड भी हो सकते हैं। जब वो उसको लिक्विड की फॉर्म में लेके जाता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास किडनी जो होती है, ठीक है, किडनी जो होती है वो पिनोसाइटोसिस को यूज़ करती है। कैसे कि वो यूरिन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जो फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो इसको सेपरेट करती है, ठीक है, और वो किससे सेपरेट करती है, कैसे वो बॉडी के अंदर लेके जाती है, बाय द हेल्प ऑफ पिनोसाइटोसिस। ये हमारे पास है पिनोसाइटोसिस की एग्जाम्पल। क्लियर। इसकी बच्चे डायग्राम हम देख लेते हैं और डायग्राम से आपको और क्लियरली समझ आ जाएगी। ये हमारे पास पिनोसाइटोसिस की डायग्राम है। सबसे पहले ये हमारे पास इसकी ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि बाहर का इन्वायरमेंट है और जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो इंट्रा सेलुलर है। अब यहाँ जो है वो पानी मूव कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सेल होता है इसको पानी की या फ्लूइड की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, पानी सबसे पहले जो इसके अंदर मेम्ब्रेन के पास आएगा, ठीक है, यहाँ से मेम्ब्रेन के पास आएगा, मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, उसको इनक्लोज कर लेगी, ठीक है, इनक्लोज करके एक वेसिकल की शक्ल में जो है सेल के अंदर एंटर कर देगी, ठीक है, और ये हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में होता है इस प्रोसेस को